में हम कवर करने वाले हैं आरटी, डेट इज़ राइल्स ट्यूब। ठीक है, इसमें ईटी भी है और टीटी भी है। तो अभी हम राइल्स ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर, फिर हम और वीडियोस में ट्रैकियोस्टमी ट्यूब और ईटी ट्यूब इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले डिस्कस आरटी ट्यूब, डेट इज़ राइल्स ट्यूब। हम इसे राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं, फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, इन 3 नामों से भी जानते हैं। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है? फीडिंग का काम होता है। ठीक है, अब फीडिंग ट्यूब है तो उसका काम क्या है? फीडिंग का ही होगा। हाँ, इसमें हम बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं तो जो कंज्यूम नहीं कर सकते उनमें आरटी डालते हैं, और अगर कोई मेडिसिन होती है तो उसको हम पीस के आरटी से भी देते हैं, मेडिकेशंस भी देते हैं। ठीक है, तो एक वो पर्पस हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट के बारे में अगर हमें देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तब हम डालते हैं, और गैस्ट्रिक लेवार्ज। ठीक है, तो ये सारे थे पर्पस हमारे राइल्स ट्यूब के। उसके बाद बात करते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन की अगर बात करूँ तो वन पेशेंट इज़ अनेबल टू टेक ओरली। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो हम कब इसका यूज़ करते हैं राइल्स ट्यूब का? जब पेशेंट ओरली कुछ खा पी नहीं सकता है। ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, और फिर या फिर क्या हो केस क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का हो। क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट में होता है ना, पैलेट इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, पैलेट है ना, बीच में से गैप हो जाता है। सेम ऐसे ही लिप्स में भी होता है इस तरीके से। तो मतलब उसे बोलते हैं क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट। ये जो होता है चाइल्ड में बहुत कॉमन होता है, देखने को मिलता है, बाय बर्थ भी कंजेनिटल डिसऑर्डर है ये। तो उसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए? ठीक है, किस चीज़ में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? टीईएफ यानी कि ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टुला के केस में, और गैस्ट्रिक सर्जरी के केस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो गैस्ट्रिक सर्जरी तो समझ में आ रहा है, अब हमें नहीं पता कि टीईएफ क्या होता है। तो टीईएफ देखो क्या होता है, मैं बताती हूँ। ये हमारी लाइन जा रही है ट्रैकिया। ठीक है, ये है हमारा ट्रैकिया, और ये है हमारा ईसोफेगस। तो देखो क्या हुआ है, ये वैसे तो ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों इस तरीके से पैरेलल चलने चाहिए थे। ये हो जाता हमारा ईसोफेगस, ये हो जाता हमारा ट्रैकिया। अब हुआ यहाँ पे ये कि जो ट्रैकिया है वो तो पूरी सही जा रही है, ईसोफेगस यहाँ से क्या है, ब्रेक डाउन है। ठीक है, यहाँ पे ये जॉइंट नहीं कर रही है, एक पाउच सा बना हुआ है। ये ईसोफेगस इतना आधा यहाँ से और उसके बाद आधा ऐसे है, तो यहाँ पे ना कोई ओपनिंग नहीं होती है। तो ये जो होता है ये फर्स्ट ग्रेड का टीईएफ है। ठीक है, ऐसे ही ये 4 to 5 टाइप्स के होते हैं टीईएफ। तो किसी किसी में क्या होता है कि ये ट्रैकिया जा रहा है। देखो अब ये तो एक था ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला में, ये ट्रैकिया से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसोफेगस इस तरीके से। ये क्या है, हमारा ट्रैकिया है। ये क्या है, हमारा इसोफेगस। ये क्या है, ये भी इसोफेगस है, क्योंकि बीच में से इसोफेगस क्या हुआ, इससे ब्रेक हो चुका है, और कहाँ जॉइंट हो गया, ट्रैकिया से। तो इसी को बोलते हैं ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला। ठीक है, एबनॉर्मल ओपनिंग होती है। तो ये था हमारा टीईएफ। इसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर करेंगे, अभी जस्ट एक रिव्यू दिया था इसका। अब आर्टिकल्स क्या नीड होंगे आर्टिकल्स की? सबसे पहला तो राइल्स ट्यूब फीडिंग करने जा रहे हैं तो राइल्स ट्यूब तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, राइल्स ट्यूब का जो साइज़ होता है हम वो फ्रेंच में नापते हैं। ठीक है, एक फ्रेंच होता है 0.35 mm या फिर 0.33 mm भी होता है। आप नेट पे देखोगे तो इतना दिया है, बुक्स में इतना दिया है, तो हम अभी बुक्स को कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो 0.33 mm होता है अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो अडल्ट में 16 to 18 फ्रेंच होता है, चाइल्ड में 12 to 14 और इन्फेंट में 8 to 10 फ्रेंच होता है। तो देखो इसको याद करने की ना एक ट्रिक है, 11 नहीं आएगा और यहाँ पे 15 नहीं आएगा, बाकी के ये तो है ही, और साथ में 8 12 16 +2 कर दो, ये बन जाएगा। ये हो जाएगा इन्फेंट का, ये हो जाएगा चाइल्ड का, और ये हो जाएगा एडल्ट का। इससे याद रख सकते हो 8 12 16 ICA। ठीक है, तो मतलब मुझे अगर कुछ भी याद करना होता है तो मैं तो ऐसे सीरीज़ बना लेती हूँ और फिर उसको याद कर लेती हूँ, फिर ऐसे याद रहेगा। तो ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, राइल्स ट्यूब ले लिया, साइजेस भी हमने देख लिए, क्या साइज़ लेने थे क्या नहीं लेने थे,
उसके बाद हमने क्या लिया, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लुब्रिकेंट जेली जिसको बोलते हैं हम, जो कि होता है 2% ज़ाइलोकेन जेली, ठीक है, लिग्नोकेन जेली भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप मतलब कोई और जेली क्यों नहीं यूज़ करते, सिर्फ यही क्यों करते हो। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर मान लो लोग ये कह देते हैं कि पेट्रोलियम जेली भी तो है, वो भी तो एक जेली है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो पेट्रोलियम जेली हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमने पेट्रोलियम जेली यूज़ किया तो उसका जो कंपोजिशन है और जो ट्रैकिया में जो म्यूकस प्रेजेंट है उसका जो कंपोजिशन है वो दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। अब ट्रैकिया में कुछ और है प्रेजेंट और लिग्नोकेन का कंपोजिशन कुछ और है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि निमोनिया बन सकता है, क्योंकि कंपोजिशन टोटली डिफरेंट है। लेकिन ज़ाइलोकेन जेली जो है उसका कंपोजिशन ट्रैकिया के कंपोजिशन से काफ़ी हद तक सेम मिलता है, इसीलिए जब हम इंसर्ट करेंगे, अब देखो जब अब आप बोलोगे कि भाई ट्रैकिया कहाँ से आ गया, जाना तो ईसोफेगस में चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ईसोफेगस में जाएगा, बट कई बार ऐसा होता है ना कि ओपनिंग दोनों बहुत नियर है, पास में है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो फूड पाइप में डायरेक्ट चला जाए हमेशा, 100% चांस हो कि वो इसमें ही जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत बार किस में चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है। तो ट्रैकिया में अगर ये गलती से चला गया तो जो पेट्रोलियम जेली है वो तो यहाँ पे सरफेस पे चिपक जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। ज़ाइलोकेन जो है बिल्कुल उसी तरीके का है, इसीलिए हम इसको लुब्रिकेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर ये मान लो ट्रैकिया में गलती से चला भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये बाहर आ ही जाएगा बॉडी से। इसका कंपोजिशन और ट्रैकिया में जो प्रेजेंट है उसका काफ़ी हद तक सेम होता है, जिसकी वजह से हमें कोई ऐसा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। बट इसी वजह से हम कोई ऑयल वॉयल ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है फूड पाइप में ही ये पाइप जाए, ये ट्यूबिंग जाए, ठीक है। हो सकता है गलती से ट्रैकिया में चले जाए, और ट्रैकिया में चला गया फिर दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए हम ज़ाइलोकेन जेली का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा जेली वाला। तो देखो यहाँ पे ये सेम बात ना वही लिखी हुई है जो मैंने बता दी है। उसके बाद बात करते हैं हम पोजीशन की, तो क्या पोजीशन देंगे। अब यहाँ पे ना 2 पोजीशन देंगे हम यहाँ पे, एक देंगे हम आरटी इंसर्शन के टाइम पे और एक हम देंगे फीडिंग के टाइम पे। तो दोनों टाइम पे ही अलग होगी पोजीशन, ठीक है। आरटी इंसर्शन के टाइम पे हम सिटिंग पोजीशन देंगे, उसमें भी सिटिंग में भी कैसी, हाई फाउलर देंगे, ठीक है। उसके बाद फीडिंग की बात करते हैं। तो फीडिंग में 2 टाइप की फीडिंग होती है, एक है कंटिन्यूस फीडिंग और एक है बोलस फीडिंग। तो कंटिन्यूस फीडिंग और बोलस फीडिंग में भी डिफरेंट पोजीशन है। कंटिन्यूस फीड करवा रहे तो लो फाउलर देना है, और अगर बोलस फीडिंग है तो सेमी फाउलर देना है। तो देखो ये हो गया हमारा लो फाउलर, ठीक है, ये हो गया हमारा सेमी फाउलर और ये हो गया हमारा हाई फाउलर। इस तरीके से डिवाइडेड है। उसके बाद जो आरटी है वो हमें हमेशा अगर आपको कभी भी इंसर्शन करना है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से करना है, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी इस पे पूछा गया है कि किस नोस्ट्रिल में डालना है, तो वहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों थे। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको प्रायोरिटी देनी है तो आप पहली प्रायोरिटी दोगे लेफ्ट नोस्ट्रिल को। तो इंसर्ट करने से पहले एक और चीज़ का याद रखना है कि आरटी को कोल्ड वाटर में रखना है, ठीक है। कोल्ड वाटर में प्लेस करना है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ट्यूब जो होती है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होती है ना। वो क्या हो सकती है, कॉइल हो सकती है। तो कॉइल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है कौन, कोल्ड वाटर, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कोल्ड वाटर में प्लेस करने के लिए, क्योंकि कॉइलिंग को ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है, टू प्रिवेंट कॉइलिंग। और कितने टाइम तक के लिए रखना है, 30 मिनट्स के लिए। तो 30 मिनट्स के लिए आपको पहले प्लेस करना है। उसके बाद डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन है वो एंटीरियर डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऐसे सर्कुलर मोशन में इंसर्ट करते हुए जाना है। ऐसे नहीं कि सीधे आपने बस कर दिया, पता चले कोई मसल्स कोई लाइनिंग डैमेज कर दो आप, है ना। उसके बाद प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट देखो कैसे चेक करोगे। अब कंफर्म करने के लिए ना बहुत तरीके हैं कि ये फूड पाइप में ही गया है कि नहीं गया है। ईसोफेगस में नहीं जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ट्रैकिया, अब ऐसा नहीं है कि आपने ट्यूबिंग प्लेस की और खाना खिला दिया, चेक भी नहीं किया कि भाई वो ट्रैकिया में तो नहीं चला गया है। तो उसे चेक करने के लिए आप क्या करोगे, एक्सरे करोगे चेस्ट एब्डोमेन का, ठीक है। बट आईसीयू में आप देखो बहुत पेशेंट होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर इमरजेंसी की बात कर लो, इतना टाइम नहीं है कि आप सबका एक्सरे लेते बैठो, इतना टाइम नहीं है। वार्ड्स में आप कर सकते हो,
बट फिर भी ये एक तरीका है करने का, बट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एक्सरे। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं डॉक्टर लोग, अस्कल्टेशन करते हैं। ठीक है, अस्कल्टेशन करेंगे, पता चल जाएगा कि स्टमक में है कि नहीं है। एयर बबल चेक करना है, अगर एयर बबल प्रेजेंट है इसका मतलब कहाँ है, ट्रैकिया में चला गया भाई ट्यूब, उसे वापस से निकालो और वापस से रीइंसर्ट करो। एस्पिरेट करेंगे, एस्पिरेशन में जो भी फ्लूइड आएगा, अगर वो फ्लूइड लिटमस पेपर में रेड हो जाता है, ब्लू से किस में हो जाता है, रेड हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है। और एसिडिक है तो इसका मतलब क्या है, HCl प्रेजेंट है। और HCl प्रेजेंट है तो ट्यूबिंग कहाँ है, स्टमक में है। ठीक है, यानी प्रॉपर प्लेस हुई है। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे आप ना प्लेसमेंट चेक कर सकते हो कि राइल्स ट्यूब अच्छे से प्रॉपर प्लेस हुई है या नहीं हुई है। अब उसके बाद बात करते हैं केयर विद RT। अब आपने राइल्स ट्यूब की केयर कैसे करनी है। सबसे पहला काम है एस्पिरेट करना है बिफोर एवरी फीडिंग। मान लो डॉक्टर ने RT लगा दिया, ठीक है, इस टाइम पे बिल्कुल सही जगह पे है, इसोफेगस में गया है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जो सेमी कॉन्शियस पेशेंट होते हैं, कई बार उनमें सेमी कॉन्शियस पेशेंट में क्या होता है, वो ऐसे हाथ वाथ इधर उधर चला देते हैं तो ट्यूब मिसप्लेस हो जाती है। ठीक है, खिंच जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ईसोफेगस में ही हो सकता है ट्रैकिया में ही हो, है ना, निकल गई तो खुद से इंसर्ट करने लग गए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है एस्पिरेट करना हर फीडिंग में। ठीक है, आपको यही चेक करना है कि जो कंटेंट आ रहा है वो HCl है या नहीं है। अगर सब ठीक है तो आप फीड करवा दो, नहीं है तो वापस से रीइंसर्ट करो। तो रेजिडुअल वॉल्यूम 100 ml अगर आता है तो नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, रेजिडुअल वॉल्यूम वही आपका HCl जो आएगा 100 ml तक अगर वो आपको देखने को मिलता है तो नॉर्मल है। पुश बैक इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में आप क्या करोगे, उसे पुश बैक भी कर दोगे क्योंकि उसे वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बॉडी इतनी मेहनत से बना रही है, उसको आप निकाल के खाली कर रहे हो। खाली भी किया जाता है बट वो किसी और केस में, अभी नॉर्मल कंडीशन में अगर आप करोगे तो फिर और दिक्कत देखने को मिलेगी। और रिमूव करना है इन केस ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। कई बार ये होता है पेशेंट के RT पड़ा है और वो बोलता है कि मेरे को तो नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, मतलब मेरे को उल्टी सा फील हो रहा है, या फिर पेशेंट कहता है मेरे को उल्टी आने वाली। तो उस केस में ट्यूबिंग देखो मिसप्लेस होगी और काफ़ी मैसी भी हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर पेशेंट को ऐसा फील होता है तो भाई आपको लेना है और उसको रिमूव कर देना है फ्लूइड को। ठीक है, जब आप रिमूव कर दोगे तो नोजिया वॉमिटिंग ख़त्म, क्योंकि फ्लूइड है ही नहीं अब स्टमक में, तो उसे नोजिया कहाँ से ही होगा, सॉरी वॉमिटिंग कहाँ से होगी, है ना, तो उसे नोजिया फील होना भी बंद हो जाएगा। उसके बाद 30 to 50 ml वाटर से फ्लश करना है आफ्टर एवरी फीडिंग। ठीक है, पेशेंट को आपने फीड दे दिया, मिल्क था या फिर दवाई भी थी, कुछ भी था, तो क्या है वो ट्यूब क्या हो जाएगी, अगर आप फ्लश नहीं करोगे तो वो गंदी होती जाएगी, है ना। मिल्क में जब आप दे देते हो तो ये ट्यूब है फॉर एग्जांपल, आधी तो इसोफेगस के अंदर है आधी बाहर है इतनी, तो यहाँ पे फिर मिल्क कैसे रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा इसकी साइड में। एक टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, तो बहुत गंदा भी होता है देखो। और क्या बोलते हैं, फिर पेशेंट को ये तकलीफ होगी क्योंकि आप बार बार RT ही चेंज करते रह जाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, 30 to 50 ml वाटर तो हमेशा फ्लश करना है। ठीक है, मेडिकेशन गिवन बिफोर 30 मिनट ऑफ फीडिंग। तो मेडिकेशन आपको ना यूजुअली देखो इसे भी कोई फॉलो नहीं करता है हॉस्पिटल्स में, मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं, पर आप क्या करते हैं, इन केस ऑफ सफदरजंग का बता रही हूँ मैं, तो सफदरजंग में तो यही करते हैं कि भाई दवाई और खाना दोनों मिक्स करके पेशेंट के पेट में ये करते हैं। ठीक है, तो उस आपको मतलब वो चीज़ इमरजेंसी में फॉलो नहीं हो पाती, बट आपको करनी है नॉर्मल वार्ड्स में कि देखो भाई 30 मिनट आपको पहले दवाई देनी है, और इवन ICU वगैरह में भी ना तो भी इस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि यही प्रॉपर तरीका है देने का, ना कि खाने के साथ मिला के देने का। तो आपको मेडिकेशन 30 मिनट्स पहले देनी है खाने से। ठीक है, खाना इन द सेंस जो आप फीड करवा रहे हो थ्रू RT। नेवर मिक्स इट विद मिल्क, कभी भी उसे मिल्क के साथ मिक्स मत करो। ठीक है, तो ये था हमारा राइल्स ट्यूब फीडिंग जो हमने पूरा कवर कर लिया है इसमें। बाकी का आगे हम पढ़ेंगे ट्रैकियोस्टमी ट्यूब और ET ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है।
इनकेस आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, यू कैन आस्क फ्रीली एनी टाइम, ठीक है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं कमेंट्स देखूंगी और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।